कोविड-19, हार्ट डिजीज़ और वैक्सीन। कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद, वैक्सीन के आने के बाद हार्ट पेशेंट इस तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि क्या वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, क्योंकि कहा यह जा रहा है, कुछ एक बहुत कम नंबर है केसेस का, लेकिन केसेस आए हैं जिसमें ये देखा गया है कि खून के अंदर कुछ एक दिक्कतें परेशानियां हो जाती हैं वैक्सीन को लगाने के बाद, मगर बिल्कुल मामूली नंबर है और उस नंबर को लेकर भी अमेरिका में रिसर्च हो रही है। मेरे साथ हैं डॉक्टर नासिर, एस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस वक्त दिल के अमराज के जो भी मरीज़ वहाँ पर दाखिल होते हैं उनकी देखरेख भी करते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं और उन्हें दवाई भी देते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े स्टंटिंग में भी अब उस्ताद बनने लगे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहते हैं नौजवान डॉक्टर से मुलाकात हो और वो दिल का डॉक्टर हो, तो ये बड़ी खुशी की बात है। आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि दिल के अमराज को लेकर, अभी भी दिल के जो हार्ट डिज़ीज़ को लेकर अभी भी लोगों के अंदर एक परेशानी है। वो ये कह रहे हैं कि जी हार्ट डिज़ीज़ है और वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं, तो आपका इसमें क्या मत है? देखिए, गुड इवनिंग टू ऑल। गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है कि अपनी पॉपुलेशन को मैक्सिमम जो है वैक्सीनेट किया जा सके। डेफिनेटली इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, अमेरिका हो, जहाँ जितनी भी लीडिंग कंट्रीज़ हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू वैक्सीनेट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ताकि एटलीस्ट 70-80% का टारगेट हम अचीव करें वैक्सीनेशन का, जिससे मैक्सिमम पॉपुलेशन के अंदर एक इनबिल्ट इम्यूनिटी डेवलप हो टू प्रिवेंट द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। बाकी लोगों में थोड़ा वैक्सीनेशन को लेकर वहम है कि वैक्सीन लगाने से शायद कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। दिस इज लाइव वैक्सीन, थोड़ा बहुत चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, लाइक सिंपल डीपीटी इन्फेक्शन जो इंजेक्शन बच्चे को लगता है, उसमें भी बच्चे को एक आध दिन फीवर होने का चांस तो रहता ही है। दिस इज गुड साइन रादर कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो रहे हैं, यू आर गेटिंग सम रिस्पॉन्स, एंड चांसेस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो वेरी वेरी रेयर, इट्स ऑलमोस्ट 0.001%। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस तो इट कैन हैपन विद एनी ड्रग, एंड दैट टू देयर माइल्ड रिएक्शंस। आई डोंट थिंक कि इसके लिए इतना कंसर्न होना चाहिए। इट हैज़ बीन सीन कि बड़े सारे डॉक्टर्स, जैसे गंगाराम में भी रिसेंटली हुआ 37 के करीब डॉक्टर वहाँ पर पॉजिटिव आए, और उन डॉक्टर्स के केस में भी सर गंगाराम हॉस्पिटल के ही एक डॉक्टर ने बाज़ाब्ता ट्वीट किया था, उन्होंने उनके बारे में जानकारी पूरी दी कि 32 के करीब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने वैक्सीन ज़रूर ली थी, वैक्सीन के दोनों डोजेज लिए थे, पॉजिटिव आए। पॉजिटिव आने के बाद भी देवर ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं थी। 5 जो थे वो कोमॉर्बिड थे, बट उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि वो स्टेबल हैं। तो आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा, जो दिल के बहुत सारे मरीज़ हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब के सब मरीज़ इस वक्त आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं, जी हम वैक्सीन लगवाने जाएँ या ना जाएँ? जी डेफिनेटली हार्ट के पेशेंट देखिए 3-4 कैटेगरी के होते हैं। कुछ लोग वो हैं जिनको स्टंटिंग हुई है, जो एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स हैं, कुछ पेशेंट्स हैं जो पेसमेकर्स पे हैं, कुछ पेशेंट हैं जिनको रिदम डिसऑर्डर है, जिनको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, जिनमें हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम में प्रॉपर बीट जो है सेम टाइम पे नहीं आती, इरेगुलर हम बोलते हैं, इरेगुलर हार्ट बीटिंग्स होती है। इन सब कंडीशनों में पेशेंट को क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और स्टेंटिंग वाले पेशेंट्स में अगर हम ब्लड थिनर नहीं देंगे तो उनको डेफिनेटली क्लॉट बढ़ेंगे। और कोविड में क्लियर कट एक चीज़ देखी गई है, देयर इज इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ थ्रोम्बोसिस, यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो लंग्स की वेसल हों, हार्ट की वेसल्स हों, या कहीं ब्रेन की वेसल्स हों, क्लॉट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे केस में लोगों को कंसर्न है कि हमें ब्लड थिनर्स हम ले रहे हैं ऑलरेडी, क्या हमें कोविड वैक्सीनेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ब्लड थिनर 2 कैटेगरी में है, वन इज़ एंटीप्लेटलेट्स एंड अदर्स आर एंटीकोगुलेंट्स। एंटीप्लेटलेट्स यूजुअली हम यूज़ करते हैं जिन पेशेंट को स्टंटिंग होती है, जिसमें आपका एस्प्रिन आ गया, आपका टिकाग्लोर आ गया, आपका क्लोपिडोग्रेल आ गया। ये ड्रग्स ऐसे हैं जिनको हम माइल्ड फॉर्म ऑफ ब्लड थिनर्स बोलते हैं, जिनमें आपको कोविड वैक्सीनेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर कुछ एंटीकोगुलेंट्स हैं जिनको हम एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे आपका एसिट्रोम है, वारफरिन है, न्यू ड्रग्स आजकल आ गए हैं, रिवॉक्सावैन, डेबिगेट्रॉन। इन ड्रग्स के साथ भी वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यू हैव टू गेट योर INR चेक्ड। अगर आपका INR थेरेपेटिक रेंज में है, इट इज़ बिटवीन 2 to 3। INR बेसिकली आपके ब्लड की ये क्लॉटिंग टेंडेंसी शो करता है। 2 to 3 मीन्स आपका ब्लड नॉर्मल बनते से 2 से 3 गुना पतला है। अगर आप उस रेंज तक हो तो यू कैन गो फॉर वैक्सीनेशन, नो इशूज़। अगर इट इज़ बियॉन्ड 3 तो यू शुड स्किप ए डोज और कंसल्ट ए कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर अपने को कि मुझे लेना चाहिए या नहीं। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आपका चांस ऑफ
हैविंग लोकल हेमाटोमा या मसल के अंदर ब्लीड होने का चांस हल्का सा ज़्यादा रहता है। अगर आपका INR बियॉन्ड 3 है, अगर आपका INR लेस देन 3 है, यू कैन सेफली गो फॉर द कोविड वैक्सीनेशन। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि दिल के मरीज जो है उन्हें कोविड वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। अब डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन लोगों ने पेसमेकर डाले हुए हैं। जो पेसमेकर वाला पेशेंट है, क्या वो भी एलिजिबल है कोविड वैक्सीनेशन के लिए, या पेसमेकर वाले के लिए आपकी सिफारिश कोई और है? नहीं, देखिए पेसमेकर बेसिकली कंडक्शन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। उन पेशेंट को यूजुअली पेसमेकर उन लोगों में लगते हैं जिनमें अंडरलाइन या तो एज फैक्टर रहा होता है या किसी कार्डिक इवेंट के साथ उनको पेसमेकर लगते हैं। तो यूजुअली दे आर एल्डरली ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ टाइम एल्डरली होते हैं और उनमें अंडरलाइन कोमोर्बिडिटी होती हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लॉन्ग स्टैंड एज। इन लोगों को भी कोविड वैक्सीनेशन इक्वली जाना चाहिए क्योंकि ये लोग भी एट रिस्क है। आल्दो पेसमेकर का कोविड वैक्सीनेशन से कोई लेन देन नहीं है, उसमें देयर इज नॉट अ कंट्राइंडिकेशन की पेसमेकर पेशेंट नहीं जा सकता, ही कैन गो फॉर इट बिकॉज ही इज अंडरलाइंग हैविंग मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज़। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ लोगों को परेशान करती है, डायबिटिक हैं और बहुत ज़्यादा डायबिटिक है। मतलब एक बच्ची है 23 साल के करीब उम्र होगी, 350-400 जो है शुगर आती है मॉर्निंग में, क्या कहते हैं फास्टिंग शुगर आता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप दिन के टाइम में शुगर चेक करते हैं तो 350-400 की रेंज में शुगर रहता है। बच्ची बहुत बिल्कुल छोटी है। मुझे बताएं कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स जिनका इतना शुगर हाई भी रहता है, उन्हें कोई टेस्ट वेस्ट पहले कराने चाहिए वैक्सीनेशन करवाने से पहले, या कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सीधा वैक्सीनेशन करवा लें? देखिए ऐसी कोई रिकमेंडेशन है, गाइडलाइन नहीं है कि शुगर का जो लेवल क्या होना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट दे आर डेफिनेटली एट इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, आप यू शुड गो फॉर वैक्सीनेशन डायरेक्टली। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप यंग बच्ची में आप बोल रहे हो शुगर हाई है, तो दिस इज मोस्ट लाइकली टाइप 1 डायबिटीज़ जो यंग एज में देखा जाता है। जो पतले लोग होते हैं जिनमें टिपिकल वो पैटर्न नहीं है, जो मोटापा या एज के साथ जो शुगर है दैट इज टाइप 2। तो यंग एज में अगर हो रहा है दिस इज टाइप 1, अगेन दे हैव टू गो फॉर वैक्सीनेशन। देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन कि आप डायबिटिक हो, आपका शुगर हाई है, यू कैन नॉट गो, यू शुड गो फॉर वैक्सीनेशन। गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन को कैटर किया जाए ताकि चांस ऑफ स्प्रेड अगर है भी है, इन्फेक्शन होती भी है तो उसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब दूसरी तरफ आएंगे, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी में जो है वहाँ पर आप इस वक्त काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हार्ट पेशेंट्स को लेकर आप के पास क्या डिटेल्स हैं, रोज़ के कितने हार्ट अटैक पेशेंट्स जो हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के साथ कितने लोग आपके पास आ रहे हैं, और कैटेगरी क्या है? क्या नौजवान आ रहे हैं, क्या बूढ़े आ रहे हैं, क्या बहुत यंग आ रहे हैं, क्या एज ग्रुप है जिस एज ग्रुप में लोग इस वक्त मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के साथ हॉस्पिटल जो है पहुंच जाते हैं, और उनमें से कितने ऐसे हैं जो कोविड के कारण जिनको हार्ट अटैक होता है और आपके पास पहुँचते हैं? देखिए हार्ट अटैक्स डेफिनेटली जैसे जैसे अब इवॉल्व हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है, यंग एज जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी है। रीज़न बीइंग मल्टीपल, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी आपको कि आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता जा रहा है, आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग है, तो ये साइको सोशल स्ट्रेस, इनटेक ऑफ जंक फूड्स, आप मोस्ट ऑफ टाइम जो है बिजी ऑन फोन्स एंड ऑल दिस स्ट्रेसफुल इवेंट्स, तो चांस डेफिनेटली ज़्यादा होता जा रहा है यंग एज ग्रुप में। हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ऑल्दो ज़्यादा एज ग्रुप तो 55 के बियॉन्ड ही है, बट इन लास्ट फ्यू मंथ्स वी हैव सीन पेशेंट बिटवीन 30 to 45, ये रेंज भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और यूजुअली ये देखा गया है कि जो यंग एज में जो हार्ट अटैक्स होते हैं लोगों को, या जिनमें स्पेशली जो स्मोकर्स हैं, उनमें काफ़ी मैसिव हार्ट अटैक्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास रोज़ 20 to 25 पेशेंट जो हैं विद डेफिनेटिव डायग्नोज्ड MI जो हैं वो शिफ्ट होते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑन एन एवरेज। ये ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा था जब लास्ट टाइम कोविड का पीक हुआ, और मोस्ट लाइकली मे बी एट्रीब्यूटेबल टू दैट, वो थोड़ा विंटर में भी टेंडेंसी जो है हार्ट अटैक्स की ज़्यादा रहती है। अभी भी ट्रेंड वैसा ही है, मे बी अब कोविड के कारण लोग थोड़ा हॉस्पिटल आना कम हो जाए या थोड़ा सा डायग्नोस में पिक ना हो पेशेंट्स, दैट कुड बी पॉसिबल आगे फ्यूचर में। बट एज ऑफ नाउ तो हमारा ऑलमोस्ट फुल रहते थे, बेड्स वेयर ऑलमोस्ट फुल, और टर्नओवर जब बहुत ज़्यादा, OPD's टर्नओवर भी ऑलमोस्ट 350 to 400 टर्नओवर था OPD का हमारा अभी तक। तो मैनी पीपल आर कमिंग विद न्यू एलिमेंट्स ऑन ए डेली बेसिस। डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि नई नई बीमारियों के साथ लोग आपके पास आ रहे हैं, जो आपके पास पेशेंट आ रहा है तो इंटरवेंशन, मान लीजिए 25 पेशेंट अगर रोज़ के आपके पास आ रहे हैं, तो कितने ऐसे हैं जिनमें आप इंटरवेंशन के लिए फ़ौरन चले जाते हैं, और कितने ऐसे हैं जिनको आप ये कहते हैं कि मेडिकेशन इज़ द ओनली वे आउट? देखिए कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो अगर आप विंडो पीरियड में आते हो, पेशेंट को ऑनगोइंग एंजाइटी। विंडो पीरियड कितना होता है? विंडो पीरियड यूजुअली अगर आपका PCI सेंटर है तो इट शुड बी लेस देन 2 hours, आपको यू हैव टू गो फॉर द स्टेंटिंग। तो विंडो पीरियड में अगर पेशेंट आते हैं तो डे टाइम पे अगर आ जाते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू गो टेक द पेशेंट इमीडिएटली, अगर ऑनगोइंग चेस्ट पेन है या पेशेंट थ्रोम्बोलाइज नहीं हुआ है। ऐसे हमने बहुत सारे पेशेंट किए हैं जो लोग थ्रोम्बोलाइज हुआ उसके बाद भी पेन सेटल नहीं हुई, तो वी टेक इट एज फॉर एंजियोप्लास्टी, दिस इज कॉल्ड एज ए रेस्क्यू PCI।
तो लाइफ सेविंग इसलिए है क्योंकि अगर आप टाइमली इंटरवीन करते हो हार्ट का मसल जो है वो बच जाएगा। पेशेंट को लाइफ भर सांस के साथ नहीं जीना पड़ेगा। आप उसके हार्ट का जो पंपिंग पावर है उसको पूरा बचा सकते हो और आप टाइमली इंटरवीन करते हो। अब डिले 2-3 लेवल पे होता है। एक तो लोग पिक नहीं कर पाते, घर पे लेवल पे डिले होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे डिले होता है। तो यहाँ पेशेंट ओवरलैप ऑफ डायग्नोसिस कई बार, और कई बार नाइट शिफ्ट में ट्रैवल का इश्यूज़ की वजह से भी पेशेंट मोस्टली डिले टाइम जो है वो विंडो पीरियड जो है वो लॉस हो जाता है यूजुअली। अच्छा। हमारे अगर यहाँ पे एवरेज में 20 प्रोसीजर पर डे हो रहे हैं, तो उसमें से हम ट्राई ये करते हैं कि मैक्सिमम की जो एक्यूट हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स हैं जिनका माइकार्डियम एट रिस्क है या जिनको कल फ्यूचर में अगर हम नहीं इंटरवीन किया तो दे में लैंड इनटू 20-30% हार्ट फंक्शंस, और उनमें कल को अरिथमिया के चांस बढ़ जाएंगे, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। वी ट्राई टू टेक दोज पेशेंट इमीडिएटली फॉर एंजियोप्लास्टीज ताकि उनको हार्ट को बचाया जा सके। तो जैसे आपने कहा कि आप उनको इमीडिएटली लेते हैं। अब एक आम आदमी है, वो कहता जी, जैसे मेरे डैड, मुझे ठीक से याद है कि जिस दिन उन्हें 13 अप्रैल को उन्हें हार्ट अटैक हुआ, तो मुझे ठीक तरीके से याद है, मैं तो घर पे था नहीं, लेकिन ब्रदर ने मुझे बताया कि वो कह रहे हैं जी बहुत गैस बन रही है, इतनी ज़्यादा गैस बन गई है कि पसीना आना शुरू हुआ है उस गैस की वजह से। तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, शायद अपने अजीज़ को देखते हुए कि भाई शायद गैस बन रही है तो चलो गैस की टिक्कियाँ दो, गैस की इंजेक्शन लगवाओ, और उसके बाद जब उनको पसीना आना भी शुरू हो रहा है तो उसके बावजूद आप पेशेंट को पैदल चला के, पेशेंट खुद ही पैदल चल के जो है वो इंजेक्शन लगवाने जा रहा है जी, पेंटोसिड DSR का इंजेक्शन लगवाना। तो आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे पिक करें कि ये गैस नहीं है, ये हार्ट अटैक है, माइकार्डियल इन्फेक्शन है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें। अगर आपका पेशेंट अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर है, पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट स्मोकर है, एज उनकी हायर साइड पे है, और उनको गैस ऐसी हो रही है कि लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम इस सीवियरिटी की गैस हो रही है, उनको लग रहा है कि नहीं मेरा गाना फंस गया, मुझे कुछ हो रहा है, एंड और स्वेटिंग जो आप बोल रहे हो डायफोरेसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन। और आपको गैस के साथ किसी को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसको यू शुड नॉट इग्नोर इट। आप इमीडिएटली पेंटॉप ले सकते हो, और आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, यू शुड रश टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, बिकॉज टाइम इज मसल इन हार्ट। अगर टाइम लॉस हो गया तो मसल इज गॉन। सो कभी भी किसी भी गैस को अगर आपको लग रहा है कि मेरे को उसके साथ सांस भी फूल रहा है, मेरे को पसीना आ रहा है, जहाँ चोकिंग हो रही है, मैक्सिमम पेशेंट स्पेशली डायबिटिक्स जो होते हैं उनको चेस्ट पेन नहीं होती, दे एट्रीब्यूटेड टू गैस ओनली। तो उन पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट में हमेशा ही थ्रेशोल्ड थोड़ा लोअर साइड रखना चाहिए गैस को लेके। उनको इमीडिएटली गेट एन ECG डन। अगर आपका रिस्क फैक्टर आपके अंडर हैं, आप मोर बियॉन्ड 45 हैं, आप डायबिटिक हो, आपको इमीडिएटली गेट एन ECG डन, और एक पेंटॉप टेबलेट लेने के बाद और कोशिश करो कि एक नियर बाय सेंटर पहुँचाया जाए या किसी को का ओपिनियन लिया जाए एटलीस्ट, स्पेशली जब डायफोरेसिस हो रहा है जिसको हम स्वेटिंग बोलते हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर तमाम लोग जोर देते हैं। आप एक पेशेंट को इंटरवेंशन के बाद भी कहते हैं जी लाइफस्टाइल चेंज करो अपना, जिसमें आप इंटरवेंशन नहीं भी करते उसको भी कहते हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, आप अपने वॉक करो, ये करो, वो करो। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल चेंज मस्ट है, या आपको लगता है कि इंटरवेंशन के बाद लाइफस्टाइल चेंज मस्ट है, या आपको लगता है कि अगर आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आपका जिस्म आपका साथ नहीं देने लगा है, शायद कोई दिक्कत है, तो आपको फ़ौरन अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, या पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी पूरी असेसमेंट करवाएं उसके बाद लाइफस्टाइल चेंज करें? देखिए, इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन का रोल है। प्राइमरी प्रिवेंशन हमेशा ही यंग एज से स्टार्ट होती है। आप ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी अब आप परहेज़ करोगे, दैट हैज़ ऑलरेडी डन ना। आपकी जब तक अपनी वेसल्स प्रिजर्व्ड हैं, आपको अभी शुरुआत से ही अपने आप को ट्रेन करना है। अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है, आप डायबिटीज़ है घर में, किसी को हार्ट डिजीज़ हुई है यंग एज में, मेल्स में बिलो 55 हुई है, फीमेल्स में लेस देन 65 हुई है, तो आपको प्राइमरी प्रिवेंशन अभी से शुरू करना है, फ्रॉम द 20s एंड 30s। आपको अपना एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना है। आपने यू शुड ट्राई टू वॉक एट लीस्ट 2 किलोमीटर्स पर डे मिनिमम, और कटेल करो एक्टिविटीज़ जितना, जहाँ भी आपको ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल रहे। लिफ्ट अवॉइड करके आप स्टेयर्स यूज़ करो, एस्केलेटर्स को अवॉइड करने की कोशिश करो, एक स्टॉप आप पहले उतर जाइए, थोड़ा चलने की कोशिश करो, और इवनिंग वॉक का कोशिश करो। हैव सम लेजर टाइम, थोड़ा फैमिली के साथ, स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। ट्राई टू गो टू जिम्स, ये आपको शुरू से ही करना पड़ेगा। ट्राई टू कट डाउन ऑन जंक फूड्स। आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन रहता है कि हम तेल कितना लें। ये तेल आप कोई भी लें, मस्टर्ड ऑयल हो, कैनोला या और ऑलिव ऑयल, एनीवे यू शुड टेक इट इन ए लेस क्वांटिटी। और मल्टीपल यूज़ ऑयल जो है, जैसे बाहर आप जब देखते हैं पकौड़े वाला वगैरह, जिसको हम दे गेट कन्वर्ट इनटू ट्रांस फैट्स, एंड ट्रांस फैट्स आर वेरी डेंजरस। यू शुड ट्राई टू कटेल, क्वांटिटी कम लीजिए, 1-2 चम्मच तेल लीजिए, लेकिन कोई भी लीजिए, और बहुत ज़्यादा पकाओ नहीं उसको, और मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं करो। और अपने लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखिए, और कोशिश कीजिए एटलीस्ट 7 to 8 आवर की स्लीप जो है, मिनिमम भी अगर है तो 6 to 7 आवर स्लीप जो है मस्ट है। और फ़ोन का आजकल का यूज़ जितना भी है, मैं आई थिंक इनको जितना कम हो सके इतना बेटर है। ट्राई टू स्पेंड ए आवर इन जिम रादर देन स्पेंडिंग ऑन फोन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नासिर। आपने साफ तौर पर सुना
डॉक्टर नासिर ये कह रहे हैं कि जितना कम फ़ोन को आप अपने वक्त दे सकते हैं वक्त दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने साथ एंगेज रखता है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी आपसे जो है छीन लेता है। मैंने बड़ी बार गुजारिश की, माँ बाप से भी गुजारिश करता हूँ कि आपके बच्चे का सबसे बेहतरीन दोस्त इंस्टाग्राम बन गया है, फेसबुक बन गया है, व्हाट्सएप बन गया है, आप अब उसके बेहतरीन दोस्त नहीं रहे। यही एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ड्रग्स का भी यही कारण है और दिल के अमराज की भी यही वजह है। वो तमाम लोग जो ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है, यकीन मानिए इतना परेशान ज़िंदगी को लेकर होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मुस्कुरा लिया कीजिए। दिल के मर्ज़ के लिए मुस्कुराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।